प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मैं आरपी शर्मा आपके चहेते चैनल अंगिरा ज्ञान चैनल से आज फिर एक बड़ा रोचक वास्तु के विषय में लेकर आया हूँ। वर्तमान में वास्तु कैसा हो गया है। प्रकृति का ये शाश्वत नियम है कि समय के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें अपने आप बदलती जाती हैं। व्यक्ति को भी बदलते समय के साथ अपने आप में बहुत से परिवर्तन करने होते हैं। ये परिवर्तन वर्तमान समय के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए किए जाने आवश्यक समझे जाते हैं। यदि समय के साथ ये परिवर्तन नहीं किए जाते तो न चाहते हुए भी अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होकर व्यक्ति के सामने विकट परिस्थितियां बनाने का काम कर देती हैं। वास्तु के संदर्भ में भी ये परिवर्तन आवश्यक रूप से समझने होंगे। यदि हम प्राचीन काल के वास्तु सिद्धांतों की बात करते हैं तो उसमें चारों दिशाओं के साथ साथ चारों कोणों के निर्माण संबंधी विशिष्ट नियम प्रतिपादित किए गए हैं। लगभग चारों दिशाओं में द्वार और खिड़कियों की व्यवस्था बताई गई है। भवन के परिसर में विशाल वृक्ष जैसे बरगद, पीपल, नीम, आम आदि लगाने का विधान भी बताया गया है, लेकिन वर्तमान में यह सब संभव नहीं है। आज भी व्यक्ति जब प्लाट लेकर अपने भवन का निर्माण करवाता है अथवा कोई बना बनाया मकान क्रय करता है तो अपनी सामर्थ्यानुसार वह वास्तु सिद्धांतों के गुण दोषों को परखने का प्रयास अवश्य करता है। यहाँ यह विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि वास्तु संबंधी समस्त दोषों को निकालकर अथवा समस्त दोषों को अलग करके वास्तु सिद्धांतों के अनुरूप भवन निर्माण करना अथवा बना बनाया मकान लेना संभव नहीं रह गया है। प्राचीन काल में विश्वकर्मा में इत्यादि द्वार वास्तुशास्त्र के ग्रंथों की रचना किए जाने का उल्लेख प्राप्त होता है। इनके द्वारा उल्लिखित वास्तु नियमों के अंतर्गत भवन निर्माण के जिन सिद्धांतों को बताया गया है वह केवल उसी समय काल में अपनाए जाने संभव थे। जैसे कि पहले के भवनों में दही बिलोने का कमरा, रुदन करने का कमरा, शयन करने का कमरा, कच्चा सामान रखने का कमरा आदि अलग अलग व्यवस्था करने का विधान बताया जाता था। यह उस समय संभव हो सकता था क्योंकि अब व्यक्ति के पास भूमि बहुत होती थी, लेकिन अब उस भूमि के चौथाई हिस्से के बराबर भी नहीं है। जैसे उस भूमि में उस समय के प्रचलित सभी वास्तु नियमों का पालन करना संभव हो पाता था। इसे एक अन्य उदाहरण के रूप में भी समझा जा सकता है। पहले एक व्यक्ति के पास में 1000 वर्ग मीटर भूभाग होने पर वह उसके मध्य में लगभग 200 वर्ग मीटर पर निर्माण कार्य करवा लिया करता था। इस प्रकार निर्मित भवन के चारों तरफ पर्याप्त रूप से खाली जमीन रहती थी। ऐसी स्थिति में भवन निर्माण में वह चारों दिशाओं में इच्छानुसार अथवा वास्तु सिद्धांतों के अनुसार दरवाजे व खिड़कियों का निर्माण करवा सकता था। मुख्य द्वार के आगे खाली स्थान भी पर्याप्त हरियाली लगा सकता था, पेड़ पौधे लगा सकता था। वर्तमान में ज़मीनों की कीमत जिस प्रकार से बढ़ रही है उस दृष्टि से एक एक इंच ज़मीन का प्रयोग करना व्यवस्था हो गई है। आज दीवार से दीवार लगती हुई दूसरे मकान की दीवार खड़ी की जाती है। उस तरफ यदि वास्तु सिद्धांत के अनुसार खिड़कियां अथवा दरवाजे बनाए जाने का नियम है तो वह इसकी पालना नहीं की जा सकती। आज के समय में अपनी ज़मीन खरीद कर मकान बनवाना आसान कार्य नहीं रह गया है, इसलिए बहुत से व्यक्ति बना बनाया मकान खरीदने को ही अच्छा समझते हैं। इस बने हुए मकान में यदि कभी वास्तु अनुसार परिवर्तन करने हों तो इसमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आमतौर पर यह परिवर्तन संभव नहीं हो पाते। इन परिवर्तनों में यदि रसोई घर गलत दिशा में है तो उसे सही दिशा में करने का कोई विकल्प नहीं होता। इसी के साथ साथ यदि शौचालय अथवा स्नानघर गलत दिशा में है तो उसे भी सही नहीं किया जा सकता। रसोई घर, शौचालय, स्नानघर इन सब में पानी की व्यवस्था दीवारों के अंदर स्थित पाइप लाइनों से होती है।
अगर इनको एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पर बनवाने का विचार किया जाए तो एक प्रकार से वह पूरा क्षेत्र ही दोबारा बनवाना पड़ सकता है। इसे इस प्रकार से समझा जाए कि यदि रसोई घर के स्थान पर ड्राइंग रूम और ड्राइंग रूम के स्थान पर रसोई घर को परिवर्तित करना पड़े तो जहाँ पर वर्तमान में रसोई घर है वहाँ पर जल संबंधी समस्त स्रोतों को बंद करना पड़ेगा और जहाँ पर रसोई घर बनाया जाएगा वहाँ पर अंडरग्राउंड पाइपलाइन आदि डलवानी पड़ेगी। फर्श और दीवारों में काफ़ी तोड़फोड़ करनी पड़ेगी। इसमें होने वाला खर्चा भी बहुत अधिक होगा। इतने अधिक खर्च को उठाने की क्षमता एक आम सामान्य आदमी में नहीं हो सकती, इसलिए चाहते हुए भी परिवर्तन नहीं कर सकता। वर्तमान में विभिन्न प्रदेशों की सरकारें भी आवासन मंडल के द्वारा भवनों का निर्माण करके आवंटित करती हैं। ये कार्य सस्ते में भवन देने की योजनाओं के अंतर्गत आता है। इस प्रकार के भवन निर्माण से पूर्व बसाई जाने वाली कॉलोनी का पूरा नक्शा तैयार कर लिया जाता है। ऐसे मकान एक कतारबद्ध रूप से बनाए जाते हैं। बीच में सड़क मार्ग छोड़कर सामने वाले भाग में भी इसी प्रकार का भवन किया जाता है। ऐसे भवन आमने सामने वाली स्थिति में निर्मित होते हैं। इस प्रकार से एक तरफ वाले मकान यदि पूर्वमुखी हैं तो सामने वाले मकान पश्चिम मुखी होंगे। यहाँ पर भी योजनाएं बनाते समय वास्तु सिद्धांतों का ध्यान रखने का प्रयास किया जाता है। इसलिए आवासीय योजनाओं में दक्षिण मुखी मकान कम से कम देखने में आते हैं। अधिकांश मकान पूर्वमुखी और पश्चिम मुखी ही दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ एक और बात पर विचार करना आवश्यक होगा। आमतौर पर इस प्रकार की आवासीय कॉलोनी में मकान बनाते समय दो मकानों की सीवर लाइन मकानों के द्वार के बाहर एक मेन होल में जाकर मिल जाती। इस प्रकार से पूर्वमुखी मकान में एक का शौचालय उत्तर दिशा की तरफ होगा तो उसके साथ वाले मकान का शौचालय दक्षिण की तरफ होगा। इन दोनों की गटर लाइन बाहर दोनों द्वारों के मध्य में बने मेन होल में खुलती हैं। अब इनमें से यदि एक स्नानगार एवं शौचालय वास्तु सम्मत है तो दूसरा वास्तु दोष के अंतर्गत आ जाएगा। ये एक ऐसी स्थिति है जिसे ठीक कर पाना आसान कार्य नहीं होता। अनेक वास्तुविद बदलते समय के साथ साथ अनेक ऐसी समस्याएं उत्पन्न होने लगी हैं जिनके बारे में प्राचीन ग्रंथों का निर्माण करते समय विचार तक नहीं किया होगा। आज भूमि लेकर मकान बनवाना जहां कठिन हो गया है वहीं बना बनाया मकान लेना भी आसान कार्य नहीं रह गया है। इतने बड़े शहरों में बहुमंजिला भवनों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। ऐसे भवन एकाधिक मंजिलों के होते हैं। यह मंजिल 5 से लेकर 40-50 मंजिल तक अथवा इससे भी अधिक हो सकती हैं। इन भवनों में एक एक इंच ज़मीन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर वास्तु समझ सिद्धांतों का उतना ही पालन किया जाता है जितना भवन निर्माता को सुविधाजनक लगता है। शौचालय के साथ रसोई घर नहीं होना चाहिए। दोनों के बीच एक ही दीवार नहीं होनी चाहिए। शौचालय की तरफ जाने वाली दीवार की तरफ रसोई का प्लेटफार्म तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। इस बारे में अधिकांश लोगों का कोई जानकारी होती है, लेकिन ऐसे अनेक बहुमंजिले भवन देखे जा सकते हैं जहां पर शौचालय एवं स्नानगार के साथ की दीवार पर रसोई घर का निर्माण करवाया जाता है। अनेक अवसरों पर स्नानागार एवं शौचालय की दीवार की तरफ रसोई घर का भोजन बनाने वाला प्लेटफार्म बना दिया जाता है। यह भारी वास्तु दोष के अंतर्गत देखा जा सकता है। जब कोई व्यक्ति भवन क्रय करने के विचार से किसी बहुमंजिला भवन में निर्मित किसी भाग को स्वयं के लिए खरीदने के लिए विचार करता है तो वह सभी प्रकार के वास्तु सिद्धांतों को प्रतिपादित नहीं कर सकता। कहीं न कहीं और किसी न किसी दिशा अथवा कोण में वास्तु दोष अवश्य रहता है। इस वास्तु दोष को दूर करने का कोई साधन अथवा उपाय भवन खरीदने वाले के पास नहीं होता। ऐसी स्थिति में उन उपायों के बारे में विचार किया जाना आवश्यक होता है जिससे वास्तु दोष का प्रभाव पूरी तरह से अगर समाप्त नहीं होता तो कम अवश्य हो जाता है। ऐसे विचार करना चाहिए। एक अन्य अध्याय से स्पष्ट किया गया है कि केवल वास्तु ही व्यक्ति के जीवन को पूर्ण रूप से प्रभावित नहीं कर सकता, इसके साथ साथ उस व्यक्ति की ग्रह दशा
तथा उसका भाग्य भी इसमें निर्णायक भूमिका का निर्वाह करता है। भवन निर्माण में वास्तु अनुसार 4 दिशाएं, 4 कोण माने गए हैं। 4 दिशाएं एवं 4 उनके कोणे, इस प्रकार से 8 दिशा हुई। इन 4 दिशाओं एवं कोणों के स्वामी अलग अलग देवता एवं ग्रह बताए गए हैं। यदि किसी दिशा अथवा किसी कोण में कोई ऐसा वास्तु दोष रह जाता है जिसे दूर करना संभव न हो, तो उस दिशा अथवा कोण के स्वामी ग्रह अथवा स्वामी देवता की पूजा आराधना करके अथवा उसे संबंधित यंत्रों की स्थापना करके अथवा अन्य किसी प्रकार का उपाय करके उस दोष को खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन न्यूनता अवश्य लाई जा सकती है। ऐसा कहना वास्तु संबंधी सिद्धांतों का अपमान करने जैसा होगा कि भवन निर्माण में व्याप्त वास्तु दोष को प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ता अथवा वास्तु दोषों के बारे में गंभीरता से चिंतन मनन नहीं करना चाहिए। वास्तु दोषों का प्रभाव अवश्य आता है, लेकिन इसे वर्तमान समय में इस दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए कि इन वास्तु दोषों के कारण से किसी व्यक्ति को जीवन जीना कठिन हो सकता है। व्यक्ति की ग्रह दशा तथा भाग्य की प्रबलता के कारण वास्तु दोषों का प्रभाव न्यून से न्यूनतम हो सकता है। ये वास्तुविद पर निर्भर करता है कि जिस भवन का वह वास्तु अवलोकन करे उसके स्वामी को वास्तु दोषों के साथ साथ उनके समाधान के बारे में भी गंभीरता से बताए। इस प्रकार से अनुकूल उपायों की जानकारी भी मैं आगे दूंगा। आशा करता हूँ आपको इतनी बताई गई बातें पसंद आई होंगी, और यदि ये बातें मेरी आपको अच्छी लगें, पसंद आएँ, तो आगे की वीडियो देखने के लिए कृपया करके मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।